नमस्कार बच्चों। हमने पहले इतिहास के अंदर पढ़ा, 7वीं क्लास का इतिहास जो हमने पढ़ा उसमें पढ़ा हमने दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। हमने पढ़ा था कौन कौन से सुल्तान आए, ठीक है, कौन कौन से वंश आए। जैसे पहले तोमर वंश आया, चौहान वंश आया, खिलजी वंश आया, खिज्जर खां वगैरह आए थे जो, या कुतुबुद्दीन ऐबक आया, इल्तुतमिश आया, उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे थोड़ी डिटेल खिलजी वंश के बारे में। दिल्ली के सुल्तानों में खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। दो तारीख याद रखनी पड़ेगी, एक खिलजी वंश की तारीख, दूसरी जलालुद्दीन खिलजी भी कब से कब तक इसने राज किया था। खिलजी वंश रहा था 1290 से लेकर 1320 तक। खिलजी वंश कब से कब तक रहा? 1290 से 1320 तक। परंतु जलालुद्दीन रहता है 1290 से 96 तक। 1290 से 1296 तक। ये पहले एक केकुबाद राजा था, इससे पहले केकुबाद का ये सेनापति होता था, उसे मार कर क्या है ये राजा बना था। दिल्ली के सुल्तानों में जो सल्तनत काल के जो सुल्तान बने थे उनमें पहला राजा ऐसा था जो क्या हिंदुओं के प्रति उदार था, कि हिंदुओं का आदर करता था, उन्हें ज्यादा मारता पीटता नहीं करता था। इसने जो भूमि थी दिल्ली के आसपास की या इसके खुद के राज्य की, उसको कई भागों में इसने बांट रखा था कि कौन सी, कोई सैनिकों के लिए, खुद के लिए और राज्य के लिए। इसका जो भूमिकर था जो लेता था, इसने जो भूमि के प्रकार बांटे थे उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। पहली थी इक्ता भूमि। इक्ता भूमि, इक्ता भूमि क्या थी? इसने अधिकारी जो इसने रख रखे थे अपना राजपाट संभालने के लिए, उनको नगद वेतन नहीं देता था। ये उनको नगद वेतन देने के बाद में भूमि अलाट कर दी, इसका नाम रख दिया गया इक्ता भूमि, कि इस भूमि से जो भूमि कराएगा या जो उपज होगी वो क्या है आपके लिए होगी, उससे आप अपना भरण पोषण कर सकते हैं। दूसरी इसने रखी खालिसा भूमि। खालिसा भूमि, खालिसा भूमि क्या थी? इस भूमि से जो आमदन होती थी, जितना कर आता था, जितनी उपज होती थी, उससे होने वाली जो आय थी वो सारी की सारी आय सुल्तान खुद के लिए क्या है आरक्षित रखता था। मतलब राजपाट के अंदर, राजमहल का जो खर्च होता था, राजा का खुद का खर्च होता था, वो किससे चलता था? खालिसा भूमि से। इसके बाद अपनी आती है अमलाक भूमि। अमलाक भूमि, अमलाक भूमि क्या थी? इस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं था, किसी प्रकार का कोई कर नहीं था। जैसे वक्फ की भूमि होती है, या पंचायत की जो भूमि आजकल हमारे रहती है, या इसको यहाँ बोलते थे मिल्क भूमि, वक्फ भूमि, या जो फकीरों को दी जाती थी वो कौन सी थी? अमलाक भूमि। तो इस भूमि के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी क्या है टैक्स या कर नहीं होता था। इसके बाद आती है इतलाक भूमि। कौन सी आती है? इतलाक भूमि। इतलाक भूमि का प्रबंध सुल्तान अपने द्वारा जो कर्मचारी नियुक्त किए होते थे उनसे करवाता था, कि कौन सी भूमि को किस हिसाब से रखना है, और इतलाक भूमि में कौन से कर्मचारी को कितनी भूमि देनी है, खालसा में कितनी भूमि रखनी है, ये क्या है कर्मचारियों के दिन होती थी। ये था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसके बाद राजा बनता है जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये था जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद। इसका भतीजा भी था और इसका दामाद भी था। इसका जन्म हुआ था 1266 के अंदर। जन्म कब हुआ? 1266 में। इसके पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी। शहाबुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश में दो ही राजा हुए प्रमुख, एक अलाउद्दीन, दूसरा, पहला जलालुद्दीन, दूसरा अलाउद्दीन। जलालुद्दीन ने जो नीतियां चलाई थी हिंदुओं के प्रति उदार रहा था, मतलब किसी हिंदू को इसने कष्ट नहीं दिया, सभी फकीरों का, संत महात्माओं का क्या है आदर करता था। परंतु अलाउद्दीन क्या है, इसने आते ही जलालुद्दीन की खिलजियों को क्या है उल्ट कर दिया। हिंदुओं को इसने तंग करना शुरू कर दिया, फकीर जो भी थे हिंदू उनको तंग करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार क्या है इसके राज्य में थोड़ी त्राही त्राही मच गई। परंतु इसने जो सुधार किए थे, जो इसने मार्केटिंग व्यवस्था की थी, जो इसने भूमि व्यवस्था की थी, या इसने जो सैनिकों का सिस्टम जो किया था, उसके लिए क्या है इतिहास में इसको बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है।
इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें सबसे पहले जो भोज होते थे या जो उत्सव थे, भोज किसी प्रकार का जैसे मृत्यु भोज है या विवाह भोज है, और जो उत्सव होते हैं उन पर रोक लगा दी थी कि किसी प्रकार का भोज और उत्सव नहीं किया जाएगा आज के बाद। भोज के साथ साथ इसने ये एक कानून लागू कर दिया था कि बिना सुल्तान की अनुमति के, बिना राजा की अनुमति के कोई भी व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता, कि जब तक राजा की अनुमति नहीं लेगा कोई तो विवाह वो नहीं कर सकता। दूसरा इसने क्या कहा था कि शराब और जो नशीली वस्तुएं हैं, शराब है या कोई भी नशीली वस्तु है, उन पर पूर्ण रूप से क्या है रोक रहेगा। यदि कोई व्यक्ति पीता हुआ या बेचता हुआ या बनाता हुआ पकड़ा गया तो उसे क्या है मृत्युदंड दिया जाता है इसके राज्य में। मतलब नशाखोरी बिल्कुल बंद थी। दूसरा क्या है, इसने जो सुधार किए थे उसमें आता है स्थायी सेना। स्थायी सेना कि पहले क्या था कि सेना स्थायी नहीं होती थी, जब राजा को सेना की जरूरत पड़ती थी तो अपनी सेना इकट्ठी करता था। जैसे अलग अलग सूबे जो बांटे हुए थे उनके अंदर कि वहां पर जो जिसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग जिनको दी जा रही है, ट्रेंड व्यक्तियों को बुला लेते थे और उनको क्या सेना इकट्ठी करके आगे युद्ध के लिए भेजा जाता था। परंतु अलाउद्दीन ने क्या किया, अपनी एक स्थायी सेना रखी कि सबसे पहले राजा को यदि कामयाब होना है, अपनी राजपाट को आगे बढ़ाना है तो क्या है स्थायी सेना होना जरूरी है। सेना में इसने क्या किया, पहले क्या था कि वेतन नहीं दिया जाता था, भूमि दी जाती थी। इसने क्या किया कि सेना को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। नगद वेतन सबसे बड़ा काम स्थायी सेना, और सेना क्या है नगद वेतन है, जिसके कारण क्या है बेरोजगारी और भूखमरी लूटपाट पर क्या है अंकुश लग गया। स्थायी सेना इसने रखी तो इसने क्या किया, सेना का हुलिया बदलना लागू किया कि आप जिस भी क्षेत्र में जा रहे हो अपने आप को उसी क्षेत्र के हिसाब से क्या है तैयार करोगे। यदि आप हरियाली वाले क्षेत्र में जा रहे हो तो अपने कपड़े हैं या अपना जो मुख है वो इस प्रकार से आप तैयार करोगे और वे इस प्रकार से अपना बदलोगे कि वहां पर किसी व्यक्ति को ये ना लगे कि यहाँ पर कोई सैनिक या कोई व्यक्ति आ जा रहा है जिसके कारण क्या हमें कोई खतरा हो सकता है। ये रेगिस्तानी इलाके में जा रहे हो या हरियाली वाले में जा रहे हो, कहीं पहाड़ी में जा रहे हो, उसी हिसाब से क्या अपना हुलिया चेंज करोगे। दूसरा इसने क्या कहा, स्थायी सेना के लिए इसने घोड़े रखे। घोड़े भी स्थायी रखेगा। घोड़ों को दागने की प्रथा, दागने की प्रथा कि घोड़ों के ऊपर एक निशान लगा दिया जाता था कि ये घोड़ा कौन सी है, अपनी सेना का है। किस लिए लगाया जाता था, पूछा क्या जाता है कि जो सेना जिसने स्थायी रखी उसको नगद वेतन दिया, उलिया बदलने की प्रथा सिखाई और घोड़ों को दागने की जो प्रथा सिखाई, ये किस लिए सिखाई। इसका कारण क्या था कि ये समझता था कि हमारे जो सैनिक हैं वो जिस राजा के साथ हम युद्ध कर रहे हैं तो अपने सेना या सैनिक उसके अंदर घुल मिल ना जाए और ये ना हो कि अपने सैनिक अपने को ही मारने लग जाएं। इसीलिए इसने अपनी सेना को अलग अन्य से अलग किया। दूसरा बताता है कि अलाउद्दीन के टाइम में भूमि कर कितना लिया जाता था। अलाउद्दीन के समय में भूमि कर कुल उपज का 1/2 भाग, कुल उपज का 1/2 भाग क्या था भूमि कर। भूमि कर को कहा जाता था खराज। क्या कहा जाता था, खराज कर। इसके बाद इसका दूसरा जो सुधार आता है वो आता है बाजार नियंत्रण का। बाजार नियंत्रण प्लस मापतोल, प्लस मापतोल। किसने बाजार नियंत्रण और मापतोल के अलग अलग क्या है कानून बनाए थे। बर्नी इसका एक लेखक था इसके समय में, वो क्या बोलता है कि बाजार नियंत्रण और मापतोल के कानून बनाने के पीछे एक उद्देश्य था कि जो व्यापारी थे इस समय वो ज्यादा कहते हिंदू थे और उनको तंग करना ही इसका क्या है मुख्य उद्देश्य था। बाजार नियंत्रण से ये कहा था कि किसी भी चीज की आप जमाखोरी नहीं कर सकते। जब राज्य के अंदर किसी चीज की कमी है, यदि आप जमाखोरी कर रहे हो तो आपको क्या मृत्युदंड दिया जाएगा। बाजार नियंत्रण में इसने हर चीज का मोल भाव तय कर दिया था कि इस रेट से ऊपर कोई भी चीजें नहीं बिकेगी। जैसे आज हम देखते हैं कि कोई चीज की ब्लैकमेलिंग होती है तो उसके दाम क्या है कई गुना बढ़ जाते हैं, और उस समय ऐसा कुछ नहीं था। मापतोल के अंदर क्या है कि प्रत्येक दुकानदार अपना मापतोल का जो भी साधन है, कंडा बट्टा जो भी है, वो क्या है हर साल चेक करवाएगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति कम तोलता हुआ पाया गया, कम तोलता हुआ पाया जाता है तो उस वजन की भरपाई उसका मांस काट कर ही की जाएगी। पूछा क्या जाता है कि बाजार नियंत्रण
और मापतोल को लागू करने के पीछे अलाउद्दीन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि जनता की ज्यादा भलाई करना चाहता था, कि किसी प्रकार की जनता के अंदर क्या है दुविधा ना फैले, या जनता के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचारी ना रहे। इसी कारण के इसने बाजार नियंत्रण और मापतोल के क्या है कानून बनाए थे। दोआब क्षेत्र है, जैसे दो नदियां हैं, इनके बीच का जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र बाद में बढ़ता है गंगा प्लस यमुना, इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं दोआब क्षेत्र। भारत के अंदर दोआब क्षेत्र में इसने कर वृद्धि ज्यादा की थी, क्योंकि ये जो एरिया था, जो इलाका था, वो क्या है ज्यादा उपजाऊ था, इसलिए यहाँ पर क्या है कर वृद्धि इसने की थी। भूमि की पैमाइश के लिए भी इसने क्या है कानून बनाए थे कि किसी कारणवश किसी व्यक्ति की भूमि कम होती है, ज्यादा होती है, तो क्या ऐसा नहीं होगा, कोई किसी की भूमि को दबा नहीं सकता। दूसरा, इसने गैरीसन शहर बनाए थे। गैरीसन शहर या इसी को बोलते हैं सीरी शहर, कि वह किलेबंद बसाव जहां पर सैनिक रहते थे, वह किलेबंद बसाव जहां पर सैनिकों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता था, कि जहां पर सैनिक पूर्वक ध्यानपूर्वक वगैरह अपना जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, रह सकते हैं, अपना मोर्चा वगैरह बना सकते हैं, वो कहाँ रहते थे? गैरीसन शहरों के अंदर। तो ये था अपना आज के लिए टॉपिक। अगले वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।